बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। दो चीफ्स को धमकियां और एक चीफ पर खामोशी। डरते हैं क्या उससे? और शाह महमूद कुरैशी बेगुनाह है। ताकतवर शख्सियत ने ऐलान कर दिया है। वो ताकतवर शख्सियत कौन है और उसने ये किसको बताया और कहाँ ऐलान किया है? और जनाब जनरल बाजवा पर पाबंदियां हैं। बेइज्जती या शर्मिंदगी किसके लिए? कोई तो मसला है ना, कोई तो कहानी है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि साइफर केस में पहले ज़मानतें और अब ट्रायल ही रुक गया है। लेकिन बचत कोई नहीं होनी, फ़ायदा कोई नहीं होना है। आप बस ये समझ लें कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये अब अपने मंतकी अंजाम तक जानी है चीज़ें। कम अज़ कम इलेक्शन की टाइम तक तो जो ना कोई भी वो किसी को छुट्टी नहीं मिलनी। जैसे वो अंसार अब्बासी साहब ने लिखा हुआ है ना कॉलम, वो लोग शेयर भी कर रहे हैं उसको। मेजर आदिल राजा साहब को भी बड़ी परेशानी हुई है। अंसार अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन में इमरान खान नज़र नहीं आएगा, इस इलेक्शन में इमरान खान नज़र नहीं आएगा। तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त है। हाँ, छोटे छोटे से रिलीफ जो बज़ाहिर नज़र आते हैं रिलीफ, वो कहीं कहीं नज़र आते हैं उन्हें, और उसमें उन्हें लगता है कि उनकी बचत हो जाएगी। साइफर केस में फ़िलहाल उनकी ज़मानतें हो गई थी, उसके बाद अब उनका ट्रायल ही रुक गया है। अच्छा, वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि वो जो कॉपीज़ हैं, टेस्टेड कॉपीज़, बयानात हैं उनके गवाहों के, वो वकील के पास आ गए हैं। तो ओपन ट्रायल है या इन कैमरा ट्रायल है? ओपन ट्रायल में कितने लोग जा सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं जा सकते? और छुट्टियां भी हैं, कुछ दिन की अदालती छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं। तो उसके बाद फैसला होना है। तो 11 तारीख तक के लिए ट्रायल तो रुक गया है, लेकिन होना वही है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है ना, जो आप समझ रहे हैं होना वही कुछ है। अच्छा, उसकी वजूहत है बहुत सारी। शाह महमूद कुरैशी की मैंने कल भी बात की थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो रिहा हुए हैं और फिर पकड़े गए हैं। और भाई इतनी जल्दी परेशान हो गए, अभी तो शुरू हुआ उनके साथ ये काम, वो क्यों भूल जाते हैं? परवेज़ इलाही साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा ये काम हो चुका है। तो अभी उन्हें भी वो कहते हैं ना, रुको ज़रा, सब्र करो, अभी तो फिल्म बाकी है, तो अभी फिल्म बाकी है, अभी चलने दें। अच्छा, उन्हें परेशानी किस बात की है? वो अपना देखें मेरिट्स क्या बना रहे हैं कि उन्हें वो मिलनी चाहिए, ज़मानत मिलनी चाहिए, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, उनको जेल में नहीं होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उस पर मेरिट क्या है? बजाय इसके कि वो कहे कि वो बेगुनाह है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के हर शहरी पर कानून लागू होना चाहिए। ये मेरिट्स नहीं है उनके लिए। उनके लिए मेरिट्स क्या हैं कि मैं 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और 5 मरतबा मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। तो यार उससे हम क्या करें भाई? आप हमें पता है कैसे वज़ीर ख़ारजा और मेंबर पार्लियामेंट और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कहानी मत सुनाएं हमें। क्या साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक मेंबर पार्लियामेंट को कोई इस्तिस्ना हासिल है कि वो अगर कोई जुर्म करें तो उन्हें ना पकड़ा जाए? और अगर गैर कानूनी, तो आप उसको समझते हैं, आप समझते हैं कि कुछ कानून में सुकम हैं और आप मावराए कानून कोई चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये पहली मरतबा हो रहा है? हजूर वाला आपके अपने दौरे हुकूमत में साहिवाल में वो जो वाक़या हुआ था कि चलती गाड़ी को रोककर फायरिंग करके लोगों को मार दिया गया था, और बाद में उन्हें वो डिक्लेयर कर दिया, दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया मारने के बाद। और फिर बाद में पता चला गलतफहमी हुई थी, बल्कि उसमें जुल्म ये था कि उनको मारने के बाद बच्चों को बाहर निकाला। पिछली सीट पे जो बच्चे बैठे हुए थे, तो एक बच्ची थोड़ी बड़ी थी, तो इस खौफ से कि ये बता देगी, जाके बयान दे देगी, उस बच्ची को भी वहाँ शूट कर दिया गया। और इमरान खान साहब का कहना ये था कि मैं वापस आके बस पाकिस्तान पहुंचता हूँ तो मैं इनकी ऐसी की तैसी फेर दूंगा, इनको पकड़ूंगा, सबको सज़ा मिलेगी। किसी एक बंदे को टोकन सज़ा भी नहीं हुई है। बंदे तो मरे थे ना, आप ही के दौरे हुकूमत में थे, तो कहाँ सोए होते हैं आप? ये तो सिर्फ परेशानी क्या है कि जनाब SHO ने मुझे मुक्के मारे, एक SHO ने मुझे गालियाँ निकाली, एक ने मुझे धक्के दिए। इतनी सी बातों पर परेशान हो गए हैं। अच्छा, और साथ दावे क्या है कि मैं तो बेगुनाह हूँ, और ये सबको पता है। और अब तो उन्होंने ये कह दिया कि एक बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी ताकतवर शख्सियत जो सब कुछ करता धरता है, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि तुम बेकसूर हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो अगर वो ताकतवर शख्सियत और वो करता धरता शख्सियत वो सारा कुछ आपको बेकसूर समझती है, और उसके बावजूद आपको ठुड्डे पड़ रहे हैं, आपको मुक्के पड़ रहे हैं, आपको धक्के दिए जा रहे हैं, और अदालत से ज़मानत के बावजूद आपको हथकड़ी लगाकर जेल में रखा जा रहा है, तो आप अपनी औकात समझ लें, फिर अपनी पोजीशन समझ लें कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। और उस ताकतवर शख्सियत के बारे में भी फिर आप
फिर नाम ले दें। इतना ही औखे होना है, इतने ही आप फन्ने खान हैं और इतने ही आप बेगुनाह हैं, तो फिर बताएं कि कौन सी ताकतवर शख्सियत है जो आपको कह रही है कि बेगुनाह है। और अच्छा, अल्टीमेटली डालना इसी तरह है कि फ़लाँ शख्सियत के कहने पे मुझे सज़ा हो रही है। कल तो एक और साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो वो ड्रामा किया, उन्होंने कहा मुझे कौम की खिदमत करने की सज़ा दी जा रही है। लतीफ़ा देखें आप कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये सज़ा इसलिए दी जा रही है कि वो कौम की खिदमत, और उनकी बेटी ने भी जो मेरिट बताया था कि बरे सगीर की सबसे बड़ी गद्दी हमारे पास है। ओ मोहतरमा, ये सियासत है या हुकूमत है जो आप हुकूमत में रहते हुए करते हैं या सियासी जमात में रहते हुए करते हैं, आपने उसका जवाब देना है। आप उसमें गद्दी को कहाँ से ले आए हैं? और अब्बा जान आज ये फरमा रहे हैं कि मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जब हम हुकूमत में हों, हम लोगों को सड़कों पर गोली मार दें बग़ैर किसी सज़ा के, बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी जुर्म के, और बाद में उससे बस खामोश हो जाएं कि ठीक है, मर गए, इसमें क्या हुआ। वो वाले वज़ीर ख़ारजा, वो वाली हुकूमत के लोग, और ये सारी हुकूमतों में वो अकेले नहीं है, बाकियों के भी हालात मिलते जुलते हैं, कोई भी इतना वो अलग से नहीं है सारी चीज़ें। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस बड़ी शख्सियत ने ये कहा ना कि आ जाएं और वो बना लें अपना बेगुनाह, आप उन्हीं से फिर जाके हुजूर ज़मानत ले लें, ठीक है ना। करता धरता है ना तो कर ले जाके। अच्छा, करता धरता तो जो असल करता धरता है वो है हमारे आर्मी चीफ और हमारी फ़ौज, और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो गई है और चल रही है बल्कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो बड़ा ऐलान अब तक सामने आया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को जो भी मतलूबा ताउन चाहिए वो उन्हें दिया जाए। अच्छा, कुछ डाउट्स जब वो होते हैं ना क्रिएट किए जाते हैं और होते हैं इलेक्शन के हवाले से, तो उनमें एक बड़ा डाउट ज़ाहिर है फ़ौज सिक्योरिटी के लिए जो फ़ौज मुहैया की जानी है उस हवाले से था। तो आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने वो ख़त्म कर दिया, बल्कि वो जो आखिरी कह लें कि बज़ाहिर आखिरी नज़र आने वाला एक हर्डल थी वो दूर हो गया। वैसे तो मुनीर नियाज़ी साहब मुझे याद आ जाते हैं कि मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो अभी बहुत से दरियाओं का सामना होगा हमें। 8 फरवरी अभी दूर है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे चीफ जस्टिस के बयान के बाद, उनके ऑर्डर्स के बाद, उनके फ़ैसलों के बाद और आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फ़ैसलों की रोशनी में हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को अच्छे नहीं लग रहे, वो अभी भी एतराज़ कर रहे हैं और कि जी वो कम हो जाएगी, वोटिंग कम हो जाएगी, अमन अमान, मौसम की वजह से लोग आएंगे ही नहीं, तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा। इस तरह के बहुत सी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने 2 चीफ्स को धमकी दे दी है, और वो 2 चीफ्स हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उन्हें वो धमकी ये दे रहे हैं कि अगर हमारे किसी एक कारकुन को भी कोई नुकसान पहुँचा, वो ज़ख्मी हुआ या खुदा न खास्ता शहीद हो गया, तो ज़िम्मेदार होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस। मौलाना बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं, हमारे मुल्क के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं चंद एक उनमें से एक हैं, समझदार भी बहुत हैं और पावरफुल सियासतदान हैं। पब्लिक सपोर्ट के हवाले से भी उनकी अपनी पार्टी के लोग और उनके स्टूडेंट्स, और वो मतलब एक मजबूत उम्मीदवार है ना। उम्मीदवार तो खैर वो बहुत बड़ी चीज़ के हैं, अब तो वो वज़ारत उज़्मा और सदारत की सीट पर नज़र रखे हुए हैं। और सियासतदान को होना चाहिए, जो एक पार्टी का सरबराह है उसका टारगेट यही होता है, तो उनका भी होना चाहिए। मुझे हैरत ये हो रही है कि खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में जिस तरह दहशत गर्दी के मामला चल रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या होता है, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं चाहता कि किसी एक इंसान की भी जान ख़तरे में पड़े, वो चाहे केपी में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, वो JUI का कारकुन हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो नून लीग का हो, वो PTI का हो, या वो एक आम आदमी हो, वो एक सिपाही हो पुलिस का हो, वो फ़ौज का बंदा हो, वो एक सरकारी मुलाजम हो, वो एक आम शहरी हो, वो एक रेडी लगाने वाला हो, कोई भी हो, मैं किसी की जान ख़तरे में नहीं चाहता। लेकिन मुसीबत यह है कि ये ग्राउंड रियलिटी है कि हमारा मुल्क दहशत गर्दी के ख़तरे से दो चार है मुसलसल। तो अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस कैसे ज़िम्मेदार हो गए? हजूर, आप आर्मी चीफ से ज़रा बात करें ना।
ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए हमारे मुल्क में ख़ुसूसन इलेक्शन के हवाले से और बहुत सी जगहों पे जहाँ पर मौलाना के इलेक्शन कैंपेन चलनी है, फ़ौज की जिम्मेदारी है, फ़ौज के पास है सिक्योरिटी। ज़रा नाम लें उनका, वहाँ तो पर जलते हैं मौलाना के, और वो फरमा रहे हैं कि जनाब ये 2 चीफ़ जो हैं ज़िम्मेदार होंगे। और सारे चीफ्स, वो आर्मी चीफ़ है, वो चीफ जस्टिस है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अपनी अपनी ड्यूटी के मुताबिक काम कर रहे हैं। आप करने दें उन्हें। हाँ, आप खुलकर कहें कि जनाब मुझे इलेक्शन नहीं चाहिए, कोई तो हिम्मत करके बोले। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उस पर नहीं बोलते, बात नहीं करते कि क्यों कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होना। सिर्फ एक बंदा था इनमें, आसिफ जरदारी साहब, जिन्होंने इलेक्शन से काफ़ी पहले बात की थी। उन्होंने कहा था पहले अपनी मुल्क की इकॉनमी को सेट करें, सॉरी सेटल भी नहीं बल्कि सेट करें, उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, वो भी भाग गए इस तरह से कि पॉलिटिकल प्रेशर है ना। ज़ाहिर है सियासी जमातों ने अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना है, तो वो उसकी तरफ जा रहे हैं। हाँ, अगर जिसको एतराज़ है, मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन नहीं चाहती थी। ना आसिफ जरदारी साहब चाहते थे, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते थे, ना नवाज शरीफ साहब चाहते थे, ना इमरान खान साहब चाहते थे इलेक्शन। ये अगर इलेक्शन होंगे तो सिर्फ एक बंदे की वजह से होंगे, और उसका नाम है जस्टिस काजी फाइज ईसा। अदरवाइज़ कोई नहीं चाहता था। और जो दूसरी तरफ के चाहने वाले हैं वो तो अभी भी कहते हैं उन्होंने तो, मैंने भी कुछ दोस्तों से बात की, मैंने कहा यार वो आप बड़े शोर मचाते थे, तो इलेक्शन तो हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी तो अभी भी उम्मीदें हैं कि 8 फरवरी की सुबह तक भी हमें उम्मीद होगी कि शायद इलेक्शन ना हो। अच्छा, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो समझते हो कि ना हो। बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी कैंपेन शुरू की हुई है, कैंपेन चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोबारा से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया है, गड़ी खुदा बख्श से उन्होंने ऐलान कर दिया। बीच में असल में ना एक कन्फ्यूजन आई थी, जब आसिफ जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कह दिया कि मैं भी उम्मीदवार हो सकता हूँ प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो वो मामलात क्लियर हो गए हैं। बिलावल भुट्टो अकेले कैंडिडेट होंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से। नून लीग की तरफ से एलानिया तौर पर नवाज़ शरीफ साहब है, लेकिन इस पर भी बहुत सी बातें चल रही हैं। मैं बल्कि अगले ब्लॉग में उस पर भी आपसे बात करूँगा कि क्या होना। लेकिन असल में एक कहानी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है जनरल बाजवा साहब की। जनरल बाजवा ने कामरान शाहिद को बुलाया मुलाकात के लिए। अच्छा, अब ये सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रही है, कुछ लोग बगैर नाम लिए कर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे, कुछ लोग उसका नाम ले देते हैं। हमारे भी कुछ दोस्तों ने ब्लॉग जो किया उन्होंने कुछ नाम नहीं लिए उनके, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रही है कहानी वो ये है कि कामरान शाहिद साहब गए बाजवा साहब से मिलने के लिए। बाजवा साहब ने अपने तौर पे बुला लिया था, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं, अब बाजवा साहब रिटायर्ड जनरल है ना, तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे इजाज़त नहीं ली थी। और पहले तो कामरान साहब को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। खैर उन्होंने फ़ोन किया, बाजवा साहब ने ख़ुद उसको उसमें इंटरवीन किया और उन्हें अंदर ले गए, लेकिन कुछ लोग आए और उन्हें उठाकर बाहर निकाल दिया कामरान शाहिद साहब को। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन ये है कि इसमें बेइज्जती जो है, सॉरी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, जो शर्मिंदगी जो है वो कामरान शाहिद साहब की हुई है या बाजवा साहब की हुई है। अगर ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सोशल मीडिया पे चल रही है कि बाजवा साहब और कामरान शाहिद साहब के दरमियान ये मामला हुआ है, तो फिर उन ख़बरों को भी तक़वियत मिलती है जो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि बाजवा साहब सख्त सर्वेलेंस में है, अंडर सर्वेलेंस है। वो ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, जो मर्ज़ी कह लें आप लफ्ज़ ना, और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो क्यों है, इसका क्या नताइज निकलेंगे, क्या वो कहीं किसी इंसाफ के कटहरे में भी उन्हें खड़ा किया जाएगा या नहीं, ये तो बाद के सवालात हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बात नज़र आती है कि वो आज़ाद नहीं है। तो अगर बाजवा साहब आज़ाद नहीं है तो ये बहुत बड़ा पैगाम है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करके, अपने हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी करके, इदारों पे हमले करके, इदारों पे हमले करवा के, इदारों को बदनाम करके, इदारों की बदनामी करवा के, मुल्क के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाकर, मुल्क के ख़िलाफ़ कैंपेन चलवा कर, ये सारी हरकतें करके हमारे मुल्क को माशी तौर पर और सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करके और वो आज़ाद घूमेंगे और ऐशी करेंगे, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि इस मरतबा कुछ ताकतवर लोग जो अपने ताकत के ज़ोम में थे,
वो भी इंसाफ के कटहरे में खड़े होंगे। और अगर वो इंसाफ के कटहरे में खड़े होंगे तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे मुस्तकबिल में, आने वाले दौर में इस तरह की हरकतें शायद ना हो और हम एक पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान बन के दुनिया की लीग में, जो मुल्कों की लीग है, उसमें हम भी हों और हम भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया।